हेलो बीएमएस सेकंड प्रॉप स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले परीक्षा विज्ञानम के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं परीक्षा का मतलब क्या है। देखो, रोग निदान के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप इन आयुर्वेद की टर्मिनोलॉजी को समझो और मॉडर्न से कोरिलेट करो, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही करते हैं। देखो, अब हम यहाँ पर परीक्षा के अंदर त्रिविध परीक्षा, अष्टविध परीक्षा, दसविध परीक्षा, उन सभी के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि पहले हमें समझना है परीक्षा कि आखिर ये परीक्षा को किस तरह से मॉडर्न से रिलेट कर सकती है और कैसे हमारे ये क्लिनिकल व्यू में उपयोग हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परीक्षा। परीक्षा का मतलब होता है एक तरीके से आप समझिए एग्जामिनेशन करना, ठीक है। कि मान लो आप अपने क्लिनिक पर बैठे हो और अपने जो भी पेशेंट है उसको एग्जामिनेशन करना। किस तरह से एग्जामिनेशन करना कि आपको देखो, जैसे कोई पेशेंट आपके क्लिनिक में आया तो आपको हर एक पेशेंट को ट्रीट नहीं करना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कौन से पेशेंट को मुझे ट्रीट करना है, कौन से पेशेंट को ट्रीट नहीं करना है। मान लो फॉर एग्जांपल कोई ऐसा पेशेंट है जो कि उसकी जो कंडीशन है बहुत क्रिटिकल है और उसकी डेथ वगैरह भी आपके क्लिनिक में हो सकती है, तो आपको ऐसे पेशेंट को कभी भी डील नहीं करना है। क्योंकि अगर एक बार आपके क्लिनिक में किसी पेशेंट की डेथ हो गई तो आपकी वहाँ पर यश की हानि होगी और जो उसके जो रिलेटिव होंगे वो आपको अलग से पिटाई करेंगे, ठीक है। तो ये कभी भी आपको ऐसे पेशेंट को तो अपने क्लिनिक में बिल्कुल भी नहीं देखना है जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो, उनको आपको हमेशा रेफ़र करना है, ठीक है। और वैसे क्लिनिक होता है कि ओपीडी है, मतलब आउटडोर पेशेंट के लिए होता है, ना कि इंडोर पेशेंट आईपीडी के लिए, ठीक है। तो कौन सा क्रिटिकल केस है, कौन सा क्रिटिकल केस नहीं है, उनका भी आपको जो ज्ञान करना है वो कैसे करना है, परीक्षा से करना है। देखो, परीक्षा यहाँ पर इसलिए बताई गई है ताकि आप रोग की परीक्षा कर सको, आप रोगी की परीक्षा कर सको, ठीक है। जो वो रोगी है उस रोगी की मुझे चिकित्सा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जो भी एक्स वाई जेड सब चीज़ आती है तो वो सब किसके अंदर आ जाता है, परीक्षा के अंदर आ जाता है। और भी परीक्षा के अंदर जो आपके वाइटल्स ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि मैं अगर बात करूँ आपका बीपी क्या है, पल्स रेट क्या है, हार्ट रेट क्या है, ठीक है, वो सभी भी किसके अंदर आ जाती है, परीक्षा के अंदर आ जाती है। मॉडर्न का थोड़ा अलग तरीका होता है और आयुर्वेद का थोड़ा अलग तरीका होता है। जैसे मॉडर्न में मैंने बताया ना, अगर आप मॉडर्न में एलोपैथी में जाओगे, एलोपैथी हॉस्पिटल के अंदर, वो सबसे पहले क्या करेंगे, आपका हार्ट रेट चेक कर लेंगे, ठीक है, और आपका बीपी चेक कर लेंगे, आपके पल्स चेक कर लेंगे, वाइटल आपका वेट लिख देंगे। तो वो सारी जितनी भी डिटेल है वो एक नॉर्मल लिख देते हैं, ठीक है, पर्चे पर। हाँ, ठीक। तो अब हम बात करते हैं परीक्षा कारण विज्ञानम, ठीक। तो परीक्षा कारण विज्ञान में श्लोक आया जो आपको सभी को याद होना चाहिए, परीक्षा कारणों ही कुशल भवंति। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो भी वैद्य होता है, जो परीक्षा करता है, वो कैसा वैद्य होता है, कुशल वैद्य होता है, ठीक। तो याद रखना, परीक्षा करने वाला वैद्य कैसा होता है, कुशल होता है। रोग एवं रोगी की परीक्षा। अब यहाँ पर जो परीक्षा है ना वो दो चीज़ों की बताइए। पहली जो परीक्षा बताइए वो रोग की बताइए और दूसरी वो बताइए रोगी को बताइए। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई एक ऐसा पेशेंट है जिसको टीबी है, ठीक। पहले आप क्या करोगे, उस टीबी की परीक्षा करोगे, देन जिसको टीबी है उसको परीक्षा करोगे, ठीक है। दोनों को परीक्षा करोगे। जैसे मान लो कि यहाँ पर रामलाल है, श्यामलाल है, जो भी आपको समझना है, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको कोई एक्स डिजीज है, ठीक है। तो ये इस वाई पर्सन को ये एक्स डिजीज है, तो इस एक्स डिजीज की भी आप परीक्षा करोगे और ये जो वाई पर्सन है इसकी भी आप यहाँ पर क्या करोगे, परीक्षा करोगे, ठीक है। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक। तो और जो मतलब ऐसा वैद्य जो रोग और रोगी दोनों की परीक्षा करता है, ऐसे वैद्य को हम क्या कहते हैं, कुशल वैद्य कहते हैं, कुशल चिकित्सक कहते हैं, ठीक है, ठीक। देन उसके बाद आयुर्वेद अप्रोच टू डायग्नोसिस ऑफ ए डिजीज। मतलब आयुर्वेद में हम किस तरह से अप्रोच करते हैं किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए। तो यहाँ पर वही दो मेथड होते हैं परीक्षा के लिए या डिजीज को डायग्नोसिस करने के लिए, रोग और रोगी परीक्षा। जो रोग परीक्षा है उसको हम निदान पंचक से करते हैं, जो मैं पहले भी वीडियो में आपको बता चुका हूँ। निदान पंचक किस चिड़िया का नाम है, देखो, निदान पंचक, पंचक का मतलब होता है पाँच। अब निदान का मतलब क्या होता है, कारण, ठीक है। इस निदान के और भी पर्याय होते हैं, हेतु भी होता है, कारण भी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर निदान आता है, यानी हेतु आता है, पूर्व रूप आता है, रूप आता है, उपसे आता है, संप्राप्ति आता है। इसके अंदर भी एक पहला नाम निदान से स्टार्ट होता है तो इसलिए इसका नाम रख दिया निदान पंचक। जैसे आप यहाँ पर चरक संहिता के अंदर आपने वर्ग पढ़े होंगे, कौन से वर्ग कि आपने 10 के वर्ग पढ़े होंगे ना, वो महाकषाय, ठीक है, महाकषाय, जीवन आदि महाकषाय, मतलब जिस भी प्लांट का पहला नाम आता है उसके हिसाब से उसका नाम रख देते हैं, ठीक। तो ये एक बेसिक क्लासिकल होता है किसी भी चीज़ को डिवीजन करने का। तो इसी तरह से हमने निदान पंचक को निदान पंचक इसलिए कहा गया कि वो निदान से स्टार्ट होता है, पांचक इसलिए बोला गया क्योंकि वो पाँच होते हैं। अगर आप इनसे पता लगा लेते हो कि हेतु क्या है, पूर्व रूप क्या है, रूप क्या है, उपसर्ग क्या है, संप्राप्ति क्या है, तो इससे आप रोग का यानी डिजीज का पता कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये रामलाल श्यामलाल है, उसको एक्स डिजीज है, एक्स क्या है, मान लो ये टीबी है,
ठीक है। एक कौन सी डिजीज है, एक टीबी डिजीज है, ट्यूबरक्लोसिस है, जिसका जो बैक्टीरिया होता है वो आप लोग मुझे बताना कौन सा होता है। तो इसमें आप कैसे करोगे कि आप उसका पता लगाओगे हेतु। हेतु मतलब क्या है, कारण। भाई ये जो टीबी है उसका कारण क्या है, तो कहीं ना कहीं कारण इसकी इम्यूनिटी का क्षय होना होगा, मांस का क्षय होना होगा, ठीक है, या फिर जो इसका जो बैक्टीरिया उसको बॉडी में एंटर करना रहा होगा, हेतु। देन अगर वो एक बार एंटर कर जाता है, ठीक है, तो आप कैसे पता लगाओगे, यानी कुछ पूर्व रूप भी होते हैं कि इस पेशेंट को अगर एक्स डिजीज है तो हर एक डिजीज के कुछ प्री सिम्टम्स आते हैं, पूर्व आभास होता है। जैसे आपको भी आभास हो जाता है कुछ कुछ कभी कभी कि हाँ ये मुझसे प्यार करती होगी, ठीक है, ऐसे कुछ आपको गलत आभास होते हैं, वो असलियत नहीं होती, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी डिजीज होती है जिनमें आपको आभास हो जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ नॉर्मली ज्वर की, जब भी ज्वर होता है तो आपको अंगों में थकावट होने लग जाती है, अरुचि होने लग जाती है, भूख नहीं लगती है, आलस्य आने लगता है, ऐसे कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से टीबी के भी कुछ एक अलग पूर्व रूप होते हैं। कहाँ पर पढ़ेंगे, एक संहिता के अंदर है, निदान स्थान के अंदर भी है, ठीक है, और पूर्व रूप है तो अलग से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अभी इतना समझिए कि हर एक डिजीज के कुछ पूर्व रूप होते हैं। जिन इन पूर्व रूप से फायदा क्या है, अगर ऐसा कुछ पूर्व रूप है जो पेशेंट आपको बता रहा है तो कहीं ना कहीं आप उससे पता लगा सकते हो कि वो कैसा हो सकता है, यहाँ पर टीबी हो सकता है। देखो जब भी आपको जो पेशेंट बताता है ना, कि वो पेशेंट बता रहा है सर मुझे चक्कर आ रही है, मुझे बॉडी का वेट कम लग रहा है, या वगैरह वगैरह जो भी वो बता रहा है, तो वो क्या बताता है, आपको सिम्टम बताता है, ठीक है। तो उन सिम्टम्स के आधार पर आप क्या पता करते हो, साइन पता करते हो, ठीक है। तो हमेशा याद रखना जो डॉक्टर होता है वो क्या पता करता है, साइन पता लगाता है, ठीक। और जो पेशेंट होता है वो क्या बताता है, आपको सिम्टम बताता है, ठीक है। कि जैसे मान लो अगर आपको बुखार है तो आप क्या बताओगे कि सर मुझे जो है पेन लग रहा है, काम करने का मन नहीं कर रहा, बॉडी में थकावट आ रही है, चक्कर आ रही है, पेन हो रहा है, तो वो क्या है, आप सिम्टम्स बता रहे होते हो, ठीक है। तो उन सिम्टम्स के आधार पर हर एक जो डॉक्टर होता है वो डिसाइड करता है कि आपको यहाँ पर कौन सा डिजीज है, मतलब उन सिम्टम्स से साइन पता करता है। साइन किसका, किसी डिजीज का, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे पूर्व रूप की। तो फिर आता है रूप। रूप मतलब लक्षण जो डायरेक्टली व्याधि होने के बाद दिखते हैं। देन उसके बाद उपशय होता है। उपशय को हम समझेंगे। उपशय होता है रिलीविंग फैक्टर, ठीक है। जैसे कि एक केस मान लेता है कि किसी डॉक्टर को नहीं पता लग रहा है कि उसके कौन सा बुखार है, ठीक है। जैसे पहले के टाइम पे था, अब तो वह पता लगा लेते हैं कि पहले के टाइम पे क्या था कि उसको बुखार है या नहीं है, तो क्लूरोन करके एक मेडिसिन होती है, उसको पेशेंट को देती है। अगर उसको बेनिफिट लगता है तो मलेरिया, अगर नहीं मिलता है तो दूसरे प्रकार का बुखार है, ठीक है। अभी समझेंगे, इसमें कोई बात नहीं। सभी को एक एक करके अलग अलग वीडियो आएगी, पूरी निदान पंच की टेंशन नहीं लेने का है अपन को। फिर आता है संप्राप्ति। संप्राप्ति मतलब क्या, पूरी पैथोजेनेसिस होती है, मतलब पूरी डिजीज़ के बारे में, किस तरह से वो डिजीज़ हुई, क्या कारण थे, वो सारी चीज़ इस संप्राप्ति के अंदर आ जाते हैं। ये पांचों चीज़ यहाँ पर लिख भी रही है इंग्लिश में। अगर आपको इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। आपकी कंफर्टेबिलिटी के लिए मैं पढ़ देता हूँ। हेतु को हम इटोलॉजिकल फैक्टर, कॉज पूर्व रूप क्या, प्रीडोमिनल साइन ऑफ सिम्टम्स। साइन ऑफ सिम्टम्स आने से पहले के कुछ पूर्व रूप होते हैं। रूप क्या है, जो मेनली साइन ऑफ सिम्टम्स होते हैं हर एक डिजीज़ के। उपसर्ग थेरापेटिक डायग्नोसिस, मतलब इसे हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, ठीक है। और कैसे करते हैं समझेंगे। उपसय को भी अभी टेंशन नहीं लेने का है आपको। संप्राप्ति क्या, पैथोजेनिस की, किस तरह से वो जो डिजीज है वो जनरेट हो रही है। ये तो हो गई रोग की परीक्षा। तो इन अगर आप 5 फैक्टर को अगर आप जानते हो तो आप किसी भी रोग को जान सकते हो कि जो वो व्याधि है वो किस तरह से है, कौन सी व्याधि क्या है। इन 5 फैक्टर से आप पॉइंट से पता लगा सकते हो। तो कैसे पता लगाना है, कोई वाई पेशेंट आपके क्लिनिक पे आ रहा है, कुछ वो एक्स सिम्टम्स आपको बता रहा है कि ये सिम्टम्स है, ये सिम्टम्स है, और आप उससे पूछ रहे हो कि आपने क्या खाया था, क्या पिया था, कैसे कहाँ गए थे, तो वो क्या कहीं ना कहीं आप हेतु पता करना चाह रहे हो। जो पेशेंट बता रहा है वो कहीं ना कहीं पूर्व रूप बता रहा है, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है। तो ये सारा आप पता करोगे, समझेंगे कि करके इनको ऐसे टेंशन नहीं लेनी है। देन उसके बाद हम बात करते हैं रोग की परीक्षा। भाई रोग की परीक्षा अपन देख ली, फिर आता है रोगी परीक्षा। रोगी परीक्षा क्या है कि जो अब वो रोगी है, भाई रोगी का बल कैसा है, रोगी की शक्ति कैसी है, वो सारी, तो मतलब रोगी को एक तरीके से जानना है हमें। तो वो त्रिविध परीक्षा से जानेंगे, षड्विध से जानेंगे, अष्टविध से जानेंगे, 10विध से जानेंगे। इस वीडियो के अंदर केवल और केवल हम इनके नाम को देखने वाले। अगली वीडियो में हम त्रिविध को अलग, षड्विध को अलग, अष्टविध को अलग, 10विध को अलग। अगर वीडियो बड़ी होगी तो सारे को एक में मर्ज कर देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक ही वीडियो के अंदर आपको कम से कम समय में सारा कंटेंट आपको डिलीवर करा जाए। देन उसके बाद है कि आयुर्वेद अप्रोच टू ट्रीटमेंट, मतलब आयुर्वेद में आपको ट्रीटमेंट कैसे करना है, मतलब ट्रीटमेंट का अप्रोच क्या होना है। देखो हर एक व्यक्ति का अपना एक अप्रोच होता है किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करने का, ठीक है। अब आयुर्वेद का अप्रोच की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि हम आयुर्वेद पढ़ रहे हैं, ठीक। तो पहले नंबर बताया युक्ति विपाश्चर्य, दूसरा देव विपाश्चर्य, तीसरा होता है सतवाचक। क्या आपने ये पहले चरक सूत्र स्थान अलावा ने पढ़ा है, तो बिल्कुल हाँ जी पढ़ा है।
एक बार मैं आपको रिलेट करा देता हूँ, याद दिला देता हूँ कि युक्ति विपाश्रय क्या है। भाई युक्ति विपाश्रय मतलब कि आप युक्ति से किसी पेशेंट को दवाई दोगे, ठीक करोगे कैसे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोल दिया कि 650 या 500 से 650 mg जो डोलो है वो एक अडल्ट के लिए काफ़ी है। क्या वो एक 10 साल के बच्चे के लिए इतनी डोज होगी, इतनी डोज होनी चाहिए? तो वो बिल्कुल ऑफकोर्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर आप कैसे करोगे, अपनी युक्ति से करोगे। आप कहोगे छोटा बच्चा है तो आधी गोली दे दीजिए या फिर एक गोली के 2-3 पार्ट दे दीजिए, ठीक है। आपने देखा भी होगा जब भी छोटा बच्चा होता है उसको फीवर आता है, कोई दवाई नहीं होती, जो पीसीएम रखी होती है उसके 2-3 पार्ट कराया जाते हैं और थोड़ी थोड़ी बच्चे को दे दी जाती है। तो हमेशा युक्ति विपाश्रय जो कि आचार्य चरक ने सबसे इंपॉर्टेंट बताया है चिकित्सा के लिए, ठीक है। फिर आता है देव विपाश्रय। देव विपाश्रय वही मंत्रों का जाप करो, भगवान में आश्रय रखो, वो सब चीज़ें। फिर आता है सतवाज। सतवाज मतलब किसी के मन को जीतना है, ठीक है। ऐसे होता है कुछ अच्छे डॉक्टर्स होते हैं जो पेशेंट को बिल्कुल मन को जीत लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कैंसर का बताता हूँ कि मान लो कि एक पेशेंट को कैंसर है, ठीक है, और आप एक डॉक्टर हो, तो आप उस पेशेंट से कभी नहीं कह सकते हो कि आपको कैंसर है, आप मरने वाले हो, ठीक है। मतलब इतने महीने जियोगे, 3 महीने जियोगे, 4 महीने नहीं जीतोगे। अगर आपने ऐसे कह दिया तो वो इस सतवाजे के विपरीत हो जाएगा। कहीं ना कहीं उसका जो मन है वो कमज़ोर हो जाएगा। वो मन 3 महीने वाला था, 1 महीने के अंदर ही मर जाएगा। तो आप क्या करोगे, हमेशा उसके रिलेटिव को बुलाओगे और बताओगे कि ये जो आपका रिलेटिव है, जो आपका ये पेशेंट है, जो भी आपका है ये, वो 3 से 4 महीने ही जी पाएगा। जितने अच्छे से जी पाता है उसको साथ टाइम बताइए, ठीक है। तो लेकिन अगर वो उस पेशेंट को बता देता वो और जल्दी मर जाता, तो वो होता सतवाज है। फिर आता है हमारा 3 अंत परिमार्जन, बही परिमार्जन, शस्त्र परिधान। अंतर परिधान मतलब क्या, इंटरनल मेडिसिन जो आप देते हैं, ठीक है। और वही परिमार्जन में लेप वगैरह आ जाते हैं। और शस्त्र परिधान में मतलब वही जो शस्त्र आ जाते हैं, ठीक है। आजकल तो बहुत सारे टूल्स यूज होते हैं, आप सर्जरी वगैरह में आप देखोगे तो वो सब चीज़ें। देन उसके बाद आता है कि मॉडलिटीज़ ऑफ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हम कैसे मॉडलिटी कर सकते हैं, मतलब कैसे उसमें चेंजेस ला सकते हैं। देखो सबसे पहले होता है निदान परिवर्जन। ये आयुर्वेद की बात नहीं कर रहा मैं, एक आपको ऐसा सिद्धांत दे रहा हूँ कि निदान परिवर्जन। देखो इसको एक श्लोक आता है, संक्षिप्त ही क्रिया हो गई निदान परिवर्जन। मतलब संक्षेप में अगर आप निदान का परिवर्जन करते हो तो वही चिकित्सा होती है, ठीक है। अब जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे ज्वर है, कोई शीत ज्वर होता है, कोई उष्ण ज्वर होता है, ठीक है। मतलब शीत की वजह से ज्वर चढ़ रहा है या उष्ण की वजह से ज्वर चढ़ रहा है, तो इन केस में भी आप क्या कर सकते हो यहाँ पर कि अगर शीत की वजह से कर रहा है तो शीत आहार को त्याग दो, ठीक है, उष्ण आहार पे जाओ, ठीक है। उष्ण की वजह से चढ़ रहा है तो उष्ण को छोड़ दो, या फिर जिस कारण की वजह से आपको जो हो रहा है उस कारण को हटा दो, तो अपने आप में वहाँ पर चिकित्सा हो जाएगी। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल कि आपको यहाँ पर कि कफवर्धक आहार विहार खा रहे हो तो उसकी वजह से कफ दोष प्रकोपित हो रहा है, तो कफजन्य व्याधि आपको देखने को मिल रही है। जो कफ दोष आप आहार विहार खा रहे थे, ठीक है, उसको हटा दो, ठीक है। जैसे यहाँ पर आहार विहार की बताई गई, मतलब लाइफ स्टाइल को चेंज करो, अपने दिनचर्या को चेंज कर दो, अपने रात्रिचर्या को करो। जैसे कि मैं अब एक नॉर्मल एग्जांपल समझाता हूँ, अगर बच्चरिया की बात आई है। जैसे कि आजकल क्या है कि बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट जॉब वाले होते हैं जो कि रात में काम करते हैं, ठीक है, रात में काम करते हैं। जैसे मान लो मैं कॉर्पोरेट जॉब की नहीं, मतलब नॉर्मल बात करता हूँ, जैसे गार्ड वगैरह की ड्यूटी है, ठीक है, या और भी कोई ऐसा ड्यूटी है जिसमें रात को जागना पड़ रहा है, ठीक है। तो रात में जागने की वजह से क्या हुआ, वहाँ पर उनका जो रात्रिचर्या है वो खराब हो गया, ठीक है। वुमेन को बनाया गया था रात में सोने के लिए, दिन में काम करने के लिए, लेकिन वुमेन क्या है, थोड़ा सा अलग ही चलता है। तो वो क्या कर रहा है, रात में जाग रहा है, दिन में सो रहा है। तो उस केस में क्या होगा, इसकी जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, जो भी डाइजेशन होगा वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी आप कितनी चिकित्सा दे दीजिए, अगर उसका कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो कितना ही आप यहाँ पर, एक होता है ना डिकोलेक करके आती है, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा है, कॉन्स्टिपेशन के लिए आती है, डिकोलैक्स आता है कुछ करके, डिकोलैक्स करके कुछ आता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मेडिसिन आते हैं जो कॉन्स्टिपेशन को वगैरह को दूर करती है, तो वो ये आप दे सकते हो। लेकिन जब तक आप वहाँ पर अपने उस रात्रिचर्या को चेंज नहीं करोगे तब तक आपको ये बातें देखनी पड़ेगी। तो डॉक्टर क्या कहेंगे कि जी अपने आप रात्रिचर्या को चेंज करिए, अपने आँखों को चेंज करिए, तो अब ये डिजीज अपने आप ठीक हो जाएगी, ठीक है। बहुत सारी ऐसी डिजीज होती है जो आँखों की वजह से भी होती है, तो उसमें हम अपना आहार विहार, निदान परिवर्जन, ये सब आपसे करने के लिए कहते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है चिकित्सा सूत्र संप्राप्ति विघटन के लिए, ठीक है। संप्राप्ति विघटन, देखो संप्राप्ति विघटन का मतलब क्या है कि जो संप्राप्ति है उसको हमें ब्रेक करना है। भाई चिकित्सा क्या है, चिकित्सा बस सिंपल सी, अगर आप संप्राप्ति का विघटन कर दोगे तो वही चिकित्सा होती है। संप्राप्ति क्या होती है, देखो संप्राप्ति में क्या होता है कि जो कुछ दोष प्रकोपित होते हैं वो दोष दूसरे के साथ मिलते हैं, फिर वो दूसरे कहीं ना कहीं अवरोध कराते हैं जहाँ खैवे गुंडी मिल जाता है, और कहीं ना कहीं खैवे मिलने के बाद वो बढ़ते हैं या संग कराएंगे, बीमार गमन कराएंगे, तो वो सारी चीज़ देखने को मिलेगी। लेकिन उस संप्राप्ति का विघटन करना ही क्या होता है, चिकित्सा होता है।
फिर लक्षणिक चिकित्सा होता है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो लक्षण के आधार पर चिकित्सा कर देते हैं। ठीक है, सबसे आचार्य चरक ने कहा भी है कि अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए कि वो कौन सा रोग है तो जो दोष बढ़ा हुआ है उसके अनुसार चिकित्सा कर दो। तो यहाँ पर जैसे बताया गया है कि लक्षण के अनुसार चिकित्सा कर दो। फिर आता है प्रभाव चिकित्सा, प्रभाव के अनुसार भी आप कर सकते हो। जिसके द्वारा वस्तु का यथार्थ में ज्ञान हो उसे परीक्षा कहते हैं। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, यथार्थ मतलब जो वस्तु जैसी है उसका उसी तरह से जो ज्ञान हो रहा है वही परीक्षा है। परीक्षा का प्रयोजन प्रतिपत्ति का ज्ञान होना है। ठीक है, तो किसी भी रोग का जिस प्रकार आयुर्वेद शास्त्र में उत्पत्ति के लक्षण आदि बताया गया है उसी प्रकार जानने के बाद रोग का अवस्था में अनुसार चिकित्सा करनी है। ठीक है, तो परीक्षा का प्रयोजन क्या है, प्रतिपत्ति है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पेशेंट की परीक्षा करनी है। परीक्षा करने के बाद उसका परीक्षा करने के बाद आपका जो प्रयोजन हो गया प्रतिपत्ति का ज्ञान। प्रतिपत्ति का ज्ञान मतलब ये है कि जो भी हमारे आयुर्वेद में बताया गया है, हमारे आचार्य चरक ने चिकित्सा बताई है, आचार्य सुश्रुत ने जो बताई है, बिल्कुल जैसी संहिताओं के अंदर लिख दी गई है वैसी ही आपको चिकित्सा करनी है, वो होता है हमारा प्रयोजन परीक्षा का। ठीक है, अपन अब बात करते हैं कि ये रोगी की परीक्षा। देखो, रोग की परीक्षा नहीं कर रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है रोगी परीक्षा। रोग और रोगी समझ में बांध लेना, बुद्धि में बैठा लेना। रोग और रोगी अलग अलग चीज़ है। रोग जो आपको हुआ है, मतलब जो मैंने बताया ना उस रामलाल को जो हुआ है, ठीक है, अगर अपने ऊपर तो वैसे कम ही कोशिश करा करो रिलेट करने की, करते हो तो कम से कम ही करने की कोशिश किया करो। ठीक है, क्योंकि आपका मन इतना मजबूत होता है कि जो भी आप डिजीज सोचते हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है होने की आपको। तो इसलिए हमेशा चाहे आपका कोई दोस्त हो साइड में बैठा हो या कोई भी और रिलेटिव हो, उन पे आप कर सकते हो। ठीक है, अपने आप पे कम कोशिश करा करो। ठीक है, वैसे मैं बोल देता हूँ कि तुम्हारे लिए, अपने लिए, क्योंकि मैथडोलॉजी होता है समझाने का। जिस तरह से हमको समझाया गया था तो हमारे दिमाग में भी ये फीड होता है इस तरह से, या हमारी एक नेचुरल हैबिट होती है चीज़ों को ऐसे समझने की अपने ऊपर। ठीक है, तो याद रखना कि आप किसी और के ऊपर समझ। रोगी परीक्षा विधि, तो रोगी परीक्षा विधि में क्या आती है, मैंने कई बताई थी। त्रिविध आती है, षडविध आती है, अष्टविध आती है और 10विध आती है। सभी को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिविध परीक्षा। अब पहले त्रिविध परीक्षा भी दो प्रकार से, एक प्रमाण के द्वारा, एक आचार्य भागवत ने बताई। प्रमाण द्वारा क्या है कि आप यहाँ पर प्रत्यक्ष से करोगे, अनुमान से करोगे, आप तो उपदेश से करोगे। अभी बस आप नाम समझिए, काम नेक्स्ट वीडियो में। भागवत ने क्या बोला, DSP, दर्शन स्पर्शन पर्सन। पहले पेशेंट को देखना है, फिर टच करना है, फिर उसे इंट्रोगेशन करना है, बातचीत वगैरह करना है, हिस्ट्री टेकिंग वगैरह लेना है। ठीक है, अब भागवत का चरक का ये AIPGT के लिए या अदर MO वगैरह एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है सीक्वेंस ऑफ त्रिविध परीक्षा। आचार्य भागवत ने DSP बोला गया है, देखो 10। ठीक है, DSP। तो आचार्य चरक ने लेकिन दूसरे नंबर पर क्या बोला है, पर्सन। इसने दूसरे नंबर पर क्या बोला है, पर्सन। ठीक है, तो दूसरे तीसरे पे इंटरचेंज है, वो आप ध्यान रखना आचार्य चरक और आचार्य भागवत जी में। अब हम चतुर्विध परीक्षा की बात करते हैं, तो प्रत्यक्ष आता है, अनुमान आता है, आब्दोपदेश आता है, युक्ति आता है। त्रिविध परीक्षा की तरह 3 सेम ही, बस यहाँ पर उन्होंने युक्ति परीक्षा को एडिशनल ऐड कर दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है षडविध परीक्षा। अब षडविध परीक्षा में कुछ ऐसा खास नहीं है, जैसे आपकी 5 ज्ञान इंद्रिया होती है, श्रोत्र इंद्रिया, त्वग इंद्रिया, दर्शन इंद्रिया, यानी चक्षु इंद्रिया, रसन इंद्रिया, घ्राण इंद्रिया, 5 सेम है, बस पर्सन परीक्षा को और ऐड कर दिया गया है। तो वो कैसी हो जाएगी, आपकी षडविध परीक्षा हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? ठीक, देन उसके बाद आता है हमारा अष्टविध परीक्षा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका श्लोक भी है, मैं यही चाहूँगा कि आप सभी लोग इस श्लोक को याद कर लें। तो रोगाक्रांत शरीरस्यम स्थाने आते निर्गच्छते नाड़ी मूत्रम मलाह जीवा शब्द स्पर्शा दीर्घवर्ती। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, नाड़ी बताया गया है कि नाड़ी मतलब हम एग्जामिनेशन ऑफ पल्स करेंगे इसमें, मूत्र एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, मल एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल, एग्जामिनेशन ऑफ टंग, शब्द एग्जामिनेशन ऑफ हियरिंग, स्पर्श एग्जामिनेशन ऑफ पल्पेशन, डायरेक्ट एब्जॉर्बेशन इन्फेक्शन, आकृति एग्जामिनेशन ऑफ वूल बॉडी। ठीक है, तो ये आपको श्लोक याद रख लेना है। ठीक है, और ये आपको याद रखना है। फिर आता है 10विध परीक्षा। तो 10विध परीक्षा में क्या है कि इनको इस तरह से आप याद कर सकते हो, प्रकृति विकृति, सार सैनन, प्रमाण सातम्य सत्व, आहार शक्ति, व्यायाम शक्ति, व्यय। तो इनमें हम सभी सारे की परीक्षा करेंगे कि जो पेशेंट है उसकी प्रकृति क्या है, वातज है, पित्तज है, कफज है, विकृति क्या है, सार क्या है, सैनन क्या है, प्रमाण क्या है, सात्म्य क्या है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में ना जाते हो, वीडियो को बड़ा ना करते हो, अलग से वीडियो बनाएंगे, अच्छे से डिटेल में समझाएंगे, कोशिश करेंगे आपको सभी चीज़ें समझ में आए। और अभी भी आपको सभी चीज़ें समझ में आई होगी। हिंदी में थोड़ा कम समझ में है तो इंग्लिश सामने लिखी हुई है, पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ इस चैप्टर को हम अभी कंप्लीट करते हैं।
मतलब इस टॉपिक को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। अगली वीडियो में हर एक परीक्षा के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह की वीडियो को पाने के लिए। और मेरे बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर इनमें से कुछ नहीं कर पाते हो तो हाथ जोड़ के कहता हूँ यार कमेंट तो जरूर करें, क्योंकि आपका कमेंट मेरा मनोबल को बनाए रखता है इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं बीएमएस में ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो डालूंगा लाखों व्यूज़ आ जाएंगे, ठीक है। कोई 100-200 व्यूज़ आ जाते हैं, मेरे लिए बहुत काफ़ी होते हैं, इनफ होते हैं। लेकिन वो 100-200 व्यूज़ जेन्युइन बच्चों के आने चाहिए, उनमें कमेंट आने चाहिए, ठीक है, ताकि मेरा मनोबल बना रहे, मैं इस तरह से आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ। फिर मिलते हैं एक ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।